तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो क्या मतलब है वैद्युत फ्लक्स का? हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि किस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से। हमने काल्पनिक रेखाएं कुछ इस प्रकार से हम पूरे अपने त्रिविमीय क्षेत्र में खींचते हैं कि उन काल्पनिक रेखाओं पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये वक्रीय रेखाएं होती है। इन सब चीजों को हमने जान लिया था। हमें ये भी पता था, हमें ये भी ज्ञात हुआ था कि जिस क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं उस क्षेत्र पर सघन वैद्युत क्षेत्र यानी कि डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या हम ज्यादा अच्छे से बोलें कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जहां पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होती है। तो हमें क्या जानने को मिला है बच्चों कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कैसे गुजर रही है। जैसे ये तल है आपका, है ना, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली संख्या, कौन सी संख्या? बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से बोल रहा हूं। एन क्या है यहां पर? बल रेखाओं की संख्या ठीक है, ये बेटा एन है। और कैसे? जो लंबवत जा रही हैं या लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ए क्या है? कुल क्षेत्रफल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। ठीक बात है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एन जो है ई और ए के समानुपाती है। और रेखाएं कैसी जा रही? देखिए इस बात को समझिएगा कि जैसे ये आपका क्षेत्रफल है। अब आपको क्षेत्रफल बता देता हूं मैं आपको। एक एरिया वेक्टर होता है, सदिश होता है। अब इसकी दिशा कैसे होती है? जैसे मान लीजिए ये तल है, अब मैं इसका वेक्टर दिखाना चाहता हूं। ये मेरा एक तल है, प्लेन है, इसका मैं क्या दिखाना चाहता हूं? वेक्टर दिखाना चाहता हूं। तो इस तल के लंबवत इस तल के क्षेत्रफल के बराबर मैग्नीट्यूड या परिमाण का हम एक वेक्टर खींचेंगे जो तल के कैसा रहे? लंबवत रहे, परपेंडिकुलर रहे। बात क्लियर? एकदम कोई परेशानी की बात नहीं। तो परपेंडिकुलर रहे, ये बात हमें समझ में आती है जी। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर ई ए। और आपकी जो रेखाएं हैं वो भी कैसी गुजर रही हैं इस परिस्थिति में? जो अभी मैं पहले की बात कर रहा हूं ये लंबवत ही गुजर रही हैं। तो कहा जा सकता है कि रेखाएं जो हैं वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जीरो एंगल है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया और उस कांस्टेंट को 1 मान लिया गया। ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू ई ए हो गया। तो आपकी जो ये नंबर ऑफ लाइंस हैं यानी कि कुल बल रेखाओं की संख्या, इन्हें कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आया E इंटू ए। ये तो तब आया जब आपका एरिया वेक्टर और E एक दूसरे के पैरेलल थे, या ज्यादा अच्छे से कहें कि रेखाएं तल के लंबवत जा रही थीं। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि रेखाएं आपकी लंबवत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति जैसे कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हो। बताइए क्या यहां पे रेखाएं लंबवत है? नहीं है। तो बेटा ऐसी परिस्थिति में हमें लेना पड़ता है रेखाओं का कंपोनेंट, या हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो वो बराबर क्या होगा? ई का देखो कंपोनेंट अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पूछूं मैं आपसे तो क्या होगा? ई कॉस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा। तो इस परिस्थिति में हम नंबर ऑफ लाइंस लेंगे जो परपेंडिकुलरली गुजर रही है, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, या फ्लक्स लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इंटू ए। अब आप देखें फ्लक्स क्या है?
नंबर ऑफ लाइंस है, बल रेखाओं की संख्या है। संख्या तो एक आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, तो फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी, एरिया आपका वेक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और उन दोनों से मिल क्या रहा है, प्रोडक्ट करके या गुणा करके एक स्केलर। तो कौन सा गुणन हो रहा है, स्केलर गुणन हो रहा है, या हम क्या बोल सकते हैं उसे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे यहां पे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिखेंगे। तो किसी पृष्ठ में से कुल निकलने वाला फ्लक्स या लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आपकी ई डॉट ए के बराबर होता है। एकदम बात क्लियर है, कोई समस्या है इसमें? अच्छा बच्चों, कुछ और भी चीज है, इस एरिया का भी कंपोनेंट लिया जाता है, जिसे हम प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया हम क्षेत्रफल का वो घटक भी ले सकते हैं जो बल रेखाओं के कैसे हो, लंबवत हो। तो इस क्षेत्रफल का कौन सा घटक लिया, वो घटक जो आपकी बल रेखाओं के बेटे कैसा है, लंबवत है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं वो आपका क्षेत्रफल का घटक कैसे बनाया जाए, या प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं उसे हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टेड एरिया। तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये रेड कलर से आएगा, ये लाइन, ये लाइन, और ये जो रेड वाला प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये आपकी रेखाओं के लंबवत है, तो इसे हम प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। तो ये जो लाल वाला प्लेन दिख रहा है ना, इस प्रोजेक्टेड एरिया का ऐसे समझो जैसे ये टिल्टेड है। अब मैं इस पे टॉर्च ऐसे डाल रहा हूं, मैं टॉर्च डाल रहा हूं, ये आपका प्लेन क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, अब पीछे आपकी बल रेखाएं जो है उसी की दिशा में टॉर्च की रोशनी डालूं, तो इसका पीछे समतल दीवार पे एक क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, छाया बनेगी एक। आप ये मान के चलिएगा कि ये डाइवर्जिंग बीम नहीं है, फैल नहीं है, लेजर लाइट वाली एक जैसी बीम है, तो इसके पीछे छाया बनेगी, उस छाया का क्षेत्रफल होगा, उस छाये के क्षेत्रफल को ही प्रोजेक्टेड एरिया कहा जाता है। तो वो प्रोजेक्टेड एरिया आपका मैं कहूंगा ए पी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। इसके आधार पर कई सवाल बहुत आसानी से हल हो जाते हैं जो जेईई मेंस और आईआईटी के लेवल के, उनको जरूर सीखना है। ठीक, तो ये अपना आ गया फ्लक्स। अब बेटा फ्लक्स, अब जो आपका एरिया वेक्टर हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, फ्लक्स आपकी एक अदिश राशि है, इस बात की भी चर्चा कर ली। मात्रक क्या है फ्लक्स का, वोल्ट मीटर होता है मात्रक इसका, या न्यूटन प्रति मीटर प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक। विमाएं ये भी याद रखना है, कई बार विमा पूछ ली जाती है तो याद रखना है। ठीक है, अब फ्लक्स के टाइप पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स के प्रकार, जिसे हम बोलेंगे फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के प्रकार, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। हाँ जी, फ्लक्स के भी प्रकार हैं। फ्लक्स को देखो कैसे लिया गया है, कैसे समझा गया है। सबसे पहला आपका होता है पॉजिटिव फ्लक्स, जिसे हम धनात्मक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, कैसा फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। तो पहले पॉजिटिव फ्लक्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है पॉजिटिव, दूसरा है आपका नेगेटिव फ्लक्स, यानी कि ऋणात्मक फ्लक्स। इसके बाद बेटा आपका आता है शून्य फ्लक्स, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जीरो फ्लक्स। कब आपका फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है, कब आपका फ्लक्स निगेटिव लिया जाता है, और कब आपका फ्लक्स जीरो लिया जाता है, ये तीन बातें जाननी। तो पहले पॉजिटिव फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई एरिया है या हमारे पास तल है,
इस तरीके से ये हमारे पास तल है और इस तल में से वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या वैद्युत रेखाएं जो हैं आपकी इस तरीके से कैसे निकल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। बात करते हैं एरिया वेक्टर की, तो बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो आप देखिएगा कि आपका एरिया वेक्टर और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, या फिर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका ये क्षेत्रफल है, इस तरीके से लिखा, ये इसका एरिया वेक्टर है और फील्ड लाइंस अब दूसरे तरीके से निकल रही है, फील्ड लाइंस वैसे ही निकल रही हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इस परिस्थिति में बच्चों कि फील्ड लाइंस है तो नहीं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, पर उनका एक घटक है। अभी फील्ड लाइंस पूरी की पूरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, पर इस परिस्थिति में फील्ड लाइंस का एक घटक जिसे हम कहेंगे ई कॉस थीटा जो है आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। या दूसरे चीजों से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि फील्ड लाइन सरफेस से पहाड़ की ओर आ रही हैं। मानते हो फील्ड लाइंस कैसी आ रही है, सरफेस से पहाड़ की ओर आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है। यहां पर आप देखें कि जब फील्ड लाइंस पहाड़ की तरफ आ रही है तो थीटा आपका एक न्यून कोण, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फ्लक्स देख रहे हैं, धनात्मक फ्लक्स की बात की जा रही है, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स की जब बेटा बात की जा रही है तो आपका थीटा फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ए क्या है, जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, जैसे हम बोले एरिया वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये भी परिमाण है जैसे हमेशा जो कि धनात्मक ही रहता है, ये भी परिमाण है जो कि हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो चिन्ह कौन डिसाइड कर रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस थीटा। तो याद रखिएगा जब तक कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो कॉस धनात्मक रहता है, यानी कि थीटा जब आपका एक्यूट एंगल, जैसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, ये होगा तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव फ्लक्स कैसा माना जाता है, पॉजिटिव फ्लक्स बाहर की ओर आ रहा होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसका कोई भी घटक क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो तो आपका फ्लक्स धनात्मक होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि यदि बल रेखाएं आपकी क्षेत्रफल से बाहर आ रही हो तो फ्लक्स धनात्मक होगा। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण एक न्यून कोण हो तो आपका फ्लक्स धनात्मक रहता है। तो धनात्मक फ्लक्स आपको शायद क्लियर होगा। बात करनी है नेगेटिव फ्लक्स की। नेगेटिव फ्लक्स, हिंदी में लिखेंगे इसे ऋणात्मक फ्लक्स। देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, आगे बहुत काम में आएगी। तो ऋणात्मक फ्लक्स, अब आप अगर फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला देखें तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए ही लिखते हैं हम, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ए एरिया का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा जहां पर थीटा एरिया ए तथा ई के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है। अब ई तो परिमाण है तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ए भी परिमाण है ये भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पे अगर ऋणात्मक जाएगा इसमें तो वो कॉस थीटा जाएगा। अगर आप याद करें तो थीटा जब 90 से बड़ा होता है और 180 के बराबर या उससे छोटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक अधिक कोण हो, और अच्छे से बोला जा सकता है बेटे इसे
कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। क्या हो बेटा? ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऐसी परिस्थिति में आपका कॉस थीटा ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा होता है। कॉस थीटा कैसा होता है? निगेटिव होता है। बात स्पष्ट है, सीधी सी है। अब फ्लक्स, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हमारा जब थीटा किससे हो? थीटा जब 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा या उसके बराबर हो, तब आपका फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये तो हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब क्या समझ में आई, क्या देख रहे हैं? मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है, तो हम क्या समझ रहे हैं इसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक ये प्लेन है, ठीक है, क्या है ये? एक प्लेन है। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, वेक्टर ए है। अब फील्ड लाइंस जो हैं आपकी, वो अंदर की तरफ आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? फ्लक्स सरफेस के अंदर है या नहीं है? भाई सरफेस के अंदर की तरफ तो ये आ रहा है बेटा। और अगर आप देखो तो फील्ड लाइंस वेक्टर ई तथा ए के बीच में 180 डिग्री से छोटा लेकिन 90 से तो बड़ा कोण है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका फ्लक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब यह है कि फ्लक्स सतह के अंदर आ रहा है, या विद्युत बल रेखाएं सतह के अंदर आ रही हैं। बात स्पष्ट है? कहीं कोई समस्या की बात है क्या? ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। चलिए, हमने नेगेटिव फ्लक्स समझ लिया। अब बात करनी है जीरो फ्लक्स की। तो जीरो फ्लक्स क्या होगा? तो आज अपने कॉपी में भी हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चे, जीरो फ्लक्स लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाइएगा। हिंदी में बोलेंगे इसे शून्य फ्लक्स। ठीक है, शून्य फ्लक्स का मतलब क्या होगा? यानी कि फाई जीरो हो, फाई ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ई डॉट ए बेटा कब है? ई का परिमाण, ई का परिमाण गुणा ए कॉस थीटा गुणा बराबर जीरो। अब या तो ई जीरो हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ही ना हो, क्षेत्र उपस्थित ना हो, तब होगा ऐसा। ठीक, या फिर बच्चे ए जीरो हो, यानी कि क्षेत्रफल शून्य हो। इस केस को भी हम, ठीक है, हमारे पास ज्यादातर ऐसा केस नहीं आता कि जब क्षेत्रफल शून्य हो, लेकिन अगर हमारे पास ये ज्यादा था कि कॉस थीटा क्या हो? जीरो हो। कॉस थीटा किसके बीच का कोण है? कॉस थीटा वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का ही कोण है। बात क्लियर बेटे? बीच का कोण। अब अगर कॉस थीटा कब जीरो होता है? कॉस थीटा जब जीरो होता है जब थीटा आपका क्या हो? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90। थीटा किसके बीच का कोण है? ई तथा ए के बीच का कोण है। अगर थीटा ई तथा ए के बीच का कोण है तो आपका देखिए, ये है आपका प्लेन, सतह, जिस सतह से हम देखना चाहते हैं फ्लक्स कितना गुजर रहा है। ठीक, और इस सतह का जो एरिया वेक्टर होगा कैसे होगा? सतह के हमेशा कैसा होता है? लंबवत। तो एरिया वेक्टर ये हो गया। अब आप बात करें फील्ड लाइंस की, तो फील्ड लाइंस तथा एरिया वेक्टर के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री का। यानी कि फील्ड लाइंस सतह से स्पर्श करती हुई निकल रही है, कोई भी बल रेखा सतह को काट नहीं रही है, समझे? छूती हुई निकल जा रही है बच्चों, ऐसे करके टच करती हुई निकल जा रही है, पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। तो शून्य फ्लक्स अगर है इस परिस्थिति में तो प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। या फिर एक और परिस्थिति हो सकती है कि जब शून्य फ्लक्स होगा, क्या परिस्थिति होगी? कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जितना फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। यानी कि जितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर आई
उतनी ही बाहर चली गई तो भी परिस्थिति आपकी कुल फ्लक्स की शून्य होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मान लेते बेटा अभी तक तो जितनी सरफेस थी अपने पास वो कैसी थी, समतल थी, है ना। फील्ड लाइंस भी हम जो बना रहे थे या वैद्युत बल रेखाओं की जिनकी चर्चा कर रहे थे वो भी आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र था, यानी कि हम ई का दिशा भी एक जैसी मान रहे थे और परिमाण भी एक जैसा मान रहे थे। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। अगर आप याद करें किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं उसका सूत्र होता है KQ/R²। R के परिवर्तन के बाद E का भी परिवर्तन होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तो एक समान नहीं रहा। तो बेटा ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से फ्लक्स निकालेंगे? ऐसी परिस्थिति में हम कलन विधि या डिफरेंशियल फॉर्मेट का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं। तो उसे देखते हैं, तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल फ्लक्स। डिफरेंशियल फ्लक्स, तो डिफरेंशियल फ्लक्स या हम अविकलन, ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा, इतनी आवश्यकता नहीं है, हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कई अपने पास बेटा सरफेस है, सरफेस है कुछ इस तरीके, ये सरफेस एस है और फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं। फील्ड लाइंस के लिए अलग लाइन कलर ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ गुजर रही हैं। मुझे इस सरफेस एस से निकलने वाला कुल फ्लक्स जानना है। इस सरफेस एस से निकलने वाला क्या देखना है? कुल फ्लक्स देखना है। तो कैसे देखूं? ऐसी परिस्थिति में जब भी हूं तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की यानी कि मैं क्या करता हूं, इस सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं। बनाया तो बड़ा है लेकिन बात छोटे की ही है। बनाया इसलिए बड़ा है ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अब इस छोटे से एरिया वेक्टर जिसे मैं कह रहा हूं ds, और ds क्या है आपका? सरफेस एलिमेंट्री सरफेस एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ये बेटा आपका ds है। और ds वेक्टर क्या होगा? अपने तल के लंबवत होगा। तो ds वेक्टर है। इस ds से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे। तो ये मान लेते हैं E इधर है, ds इधर है और ये आपके बीच का इधर का कोण थीटा है। कितना कोण है बेटा? यहाँ पे थीटा कोण है। तो यहां पर इस छोटी सी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जिसे मैं d फाई कह रहा हूं, जो क्या आएगा? एलिमेंट्री फ्लक्स, एलिमेंट्री फ्लक्स जो ds से गुजर रहा है। ds सरफेस एरिया से गुजर रहा है। सही बात है। तो ये कितना फ्लक्स हो जाएगा डी फाई की वैल्यू? डी फाई बेटा आपका हो जाएगा ई डॉट ds वेक्टर। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? पूर्ण सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो उसके लिए हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अगर मुझे फाई देखना है, फाई की वैल्यू, तो यहां पे लगा देंगे इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो ये हो गया अपने बच्चों आज फ्लक्स की बेसिक बातचीत। अब फ्लक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इन चीजों को भी समझना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि एक शंकु रखा है, शंकु यानी कि कोन, ठीक है बेटे, और इस कोन से आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र जा रहा है।
इस तरीके से E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई स्मॉल h है। तो बेटे ऐसी परिस्थिति में इस शंकु के अंदर जाने वाले फ्लक्स का कुल परिमाण बताना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फ्लक्स का परिमाण बताएं। तो बेटा ऐसे सवाल जब करने हो, वैसे अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, हम E डॉट डी एस निकालेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे एरिया एलिमेंट लोगे, इस सरफेस पे ले लो, तो वो ds तो परपेंडिकुलर आएगा और हर जगह इस ds की डायरेक्शन अलग हो जाएगी लंबवत। तो ऐसे तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट से करते हैं। अब क्या प्रोजेक्टेड एरिया, आप ये सोचें कि अगर आप इधर से टॉर्च डालें और पीछे दीवार पे देखें शैडो बन रही होगी। ठीक, अगर आप टॉर्च डालें और पीछे दीवार पे देखें शैडो में क्या बन रहा होगा? एक त्रिभुज बन रहा होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई h होगी और जो इसके बेस या आधार होगा वो 2r होगा। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया को ले लो, वो एरिया जो आपका वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, या ज्यादा से बोलें कि जो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ये कंसेप्ट बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए ही लगेगा, याद रखिएगा। तो वो कितना हो गया, देखो इसका कितना हो गया एरिया, एरिया आपका हो गया जिसे हम एरिया प्रोजेक्टेड एरिया बोल रहे हैं, ये बेटा प्रोजेक्टेड एरिया हो गया 1/2। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 2r और ऊंचाई है h। 2 से 2 कैंसिल करो, r इंटू एच आ गया। अब आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स E इंटू ए हो जाएगा, E इंटू आर इंटू एच, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, आसान है। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट है। एक और प्रोजेक्टेड एरिया का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे कि ये मान लेते हैं कि आपका हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धगोला। इस अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। अब यहां पर ये अर्धगोला जो है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसा रखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। आपसे पूछा यह गया है कि इस अर्धगोले में जाने वाले कुल फ्लक्स की गणना करें, या अर्धगोले को में जा रहे वाले फ्लक्स की गणना करें। तो कैसे करेंगे? हमें फिर से देखने को मिलता है कि यहां पर आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, तो ऐसे टॉर्च मार के देखो पीछे दीवार पे क्या मिलेगा आपको, सोच के देखना। एक अर्धगोला ही मिलेगा या अर्धवृत्त मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा नहीं मिलेगा? टॉर्च मारोगे तो क्या बनेगी शैडो पीछे? इस तरीके से आपकी अर्धगोला बनेगी शैडो, है ना, जिसकी त्रिज्या r ही होगी। अब इसकी त्रिज्या r है, तो इस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा, या अर्धवृत्त ज्यादा अच्छे से बोला जाए तो ये प्रोजेक्टेड एरिया है। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट है, तो प्रोजेक्टेड एरिया है। तो बेटा ये प्रोजेक्टेड एरिया जो है ये आपका कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये फ्लक्स आपका आंसर हो गया जो इसके अंदर जा रहा है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझ के चलिएगा। ठीक है बच्चों, अब एक प्रश्न और देखते हैं। ये थोड़ा वेक्टर के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। अब क्या कहा है प्रश्न में? किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ये दिया हुआ है आपको, वैद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है किसी स्थान पर E वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो xy तल में विद्यमान 100 इकाई के क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स कितना है? तो भाई कितना फ्लक्स गुजरेगा इस बात की हमें कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, तल कौन सा है? XY प्लेन। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में देना चाहता हूं इसका आंसर, ताकि आपको अंदाजा रहे। ऐसे सवाल दोबारा आ जाए तो आप लोग बहुत आसानी से कर लें। ये देखो बच्चों, ये है मेरा y एक्सिस,
ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब xy प्लेन जो है वो कहां होगा, ये कह देता हूं मैं 100 इकाई का xy प्लेन मेरा ये हो गया, ये है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, सोच के बताओ जरा, कहां होगा एरिया वेक्टर, लंबवत होगा, तो वो उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है, z एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर मैं a कैप लिखूं वो k कैप होगा, तो अगर मैं एरिया वेक्टर को लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 100 k कैप हो जाएगा। अब फ्लक्स बराबर फाई बराबर क्या होता है, E डॉट a, क्लियर, तो E डॉट a हो गया। तो E डॉट a 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट डॉट, भाई इसका आंसर आगे क्या आएगा, 100k कैप ए की जगह। अब देखिए हमें मालूम है इन सब का तो 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 300। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर या सेकंड आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, नई चीजों को जाना होगा। इसी तरीके के लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ। फ्लक्स आपको मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अपकमिंग लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करेंगे सॉलिड एंगल की, जिसे हिंदी में कहते हैं घन कोण। उसके बाद क्या होती है खुली सतह, क्या होती है बंद सतह, दोनों में अंतर क्या है ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ गॉस के नियम को जानेंगे। तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक और बात सुनिएगा, जिन बच्चे जो हमारे प्यारे विद्यार्थी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर एंटीना डिजाइन में जाना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स के लिए बहुत कुछ और सीखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपकी ये इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होगी, खासतौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं जिसमें EMFT एक सब्जेक्ट होता है। तो जरूर देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट वहां पर भी हेल्पफुल होंगे। जय हिंद।